हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एएस एजुकेशन हब। एएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी 11th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जर्नल, जो कि अभी तक हमने काफी हद तक कुछ कॉन्सेप्ट उसके कर लिए हैं। ऑलमोस्ट वो टॉपिक आपका लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है। तो अब उसकी कुछ ट्रांजेक्शन्स बाकी हैं, बची हुई हैं, उनको भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, ये जो आज का टॉपिक है हमारा जर्नल के अंदर, स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, ये क्या होता है? देखिए कि कुछ ट्रांजेक्शन जो गुड्स से रिलेटेड हैं, जिनको हम, जैसे कि ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, या फिर गुड्स को हमने एज ए चैरिटी हमने दान कर दिया, या फिर हमारा लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, कुछ भी हो सकता है, जिससे हमारी गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपका ड्राइंग इन गुड्स। ड्राइंग इन गुड्स, देखिए इसका मतलब क्या है? वैसे सिंपली अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ड्राइंग का मतलब, पहले तो ड्राइंग क्या है? ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको आप बोलते हो ड्राइंग। आपने ड्राइंग में कुछ केसेस पढ़े थे कि ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, तो आपने एंट्री डाली ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद अगर कोई फैन या कोई असेट्स ऑनर के लिए परचेज करी है, तो उस केस में आपने क्या एंट्री डाली थी? ऑनर के लिए परचेज करिए पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस में भी आपने वही एंट्री डाली थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। या फिर फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ऑनर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, एलआईसी पे किया आपने। एलआईसी क्या है? ऑनर के लिए ही होगी। अगर एलआईसी पे करी है आपने, तो एलआईसी का मतलब क्या? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को आपने जो कोई प्रीमियम दिया है आपने, तो ऑनर की लाइफ के लिए दिया आपने, तो उस केस में भी वो क्या है आपका? एलआईसी ड्राइंग। सेकेंड, आपने अगर कोई रेंट पे किया, बिजनेस ने, आपका मतलब बिजनेस ने कोई रेंट पे किया, अगर वो ऑफिस पर्पस के लिए रेंट पे किया, तो उसको नॉर्मली रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री से कंसीडर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अगर वही रेंट ऑनर के रेजिडेंस के लिए हमने पे किया, बिजनेस ने पे किया, तो उस केस में आप वही ड्राइंग वाली एंट्री करते हो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए, अगर ऑनर कैश की जगह गुड्स विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो उस केस आप क्या एंट्री करेंगे? उस केस में आप एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए, एंट्री तो ठीक है, ये है, लेकिन हमने ये एंट्री क्यों करी? इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है, तो इसका मतलब सेल तो प्लेस हुआ नहीं है, सेल तो आपने किया नहीं है, और जो उससे सीधा क्या हुआ? परचेज की वैल्यू कम हो गई, तो आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। सेल की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ध्यान देना कि अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी गुड्स विड्रॉ करता है, तो उस केस में आप क्या एंट्री डालोगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। और कोई भी कैश गया, ऑनर की वजह से उसने कैश निकाला या कैश कहीं पर पे किया, एक्सपेंस कोई ऐसा था जो ऑनर का था, बिजनेस ने पे किया, तो उस केस में आप क्या एंट्री करते हो? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारा? आपने कोई चैरिटी पे किया, मतलब चैरिटी दे दिया, गुड्स दे दिया आपने एज ए चैरिटी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? गुड्स गिवन एज चैरिटी। आपने गुड्स एज ए चैरिटी दे दिया, तो चैरिटी आपके लिए क्या हुआ? एक्सपेंस, खर्चा। बट ये चैरिटी, देखो, अगर मैंने कहा चैरिटी पे, तो आप क्या करोगे? चैरिटी, आपने कैश में चैरिटी दिया, तो आप एंट्री करते हो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री डाली होगी अगर आपने चैरिटी कैश में पे किया, लेकिन मैंने कहा एज ए चैरिटी आपने गुड्स दिया, तो उसके साथ क्या एंट्री करेंगे? चैरिटी एक्सपेंस से खर्चा है, खर्चे को आप नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डेबिट। बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ समझाया हुआ है लास्ट क्लासेस में। अगर जिस बच्चे ने अब से पहले वो क्लासेस नहीं देखी है, तो पहले उनको अपनी लास्ट क्लासेस देखनी होगी, तभी जाके ये एंट्री आपको समझ आएंगे अच्छे से। तो देखिए, गुड्स गिवन एज चैरिटी क्या होता है आपका? चैरिटी आपका एक्सपेंस है, तो आप क्या एंट्री करोगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू
परचेज अकाउंट, क्योंकि इन केसेस में ना आपकी परचेज की वैल्यू कम हो जाती है। सेल तो आपने किया नहीं है, जो आप सेल की एंट्री कर दो कि आप क्या एंट्री करोगे, सेल की एंट्री क्या करते हो, कोई भी आपने किसी को भी सेल किया तो जिसको भी सेल किया क्रेडिट में सेल किया तो जिस पर्सन को सेल किया डेटर कस्टमर उसको आप डेबिट कर देंगे उसके पर्सनल अकाउंट को टू सेल। बट आपने अगर कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बट आपने ये सेल नहीं किया, आपने गुड्स एज ए चैरिटी एज ए ड्राइंग दे दिया, बिजनेस से गुड्स गया, तो उस केस में आप देखो बिजनेस से अगर गुड्स जाती है आउटगोइंग होती है तो मोस्टली आप उसको सेल मानते हो। बट गुड्स की कंडीशन होती है कि किस पर्पस से गुड्स गई है आपके पास से। अगर वो आपने सेल पर्पस से बेचा है उसको तो उसको आप सेल एंट्री में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर एज ए ड्राइंग गई है गुड्स या गुड्स एज ए चैरिटी गई है या एज ए फ्री सैंपल वगैरह कुछ भी गया, तो आपने कोई फ्री सैंपल वगैरह दिया एडवर्टाइजिंग के लिए, तो उस केस में क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या होगा आपको, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने गुड्स एज ए फ्री सैंपल दे दिया, देखिए एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से कैसे भी आपने गुड्स दे दिया। तो फ्री सैंपल जब आप किसी को देते हो तो एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से देते हो तो उसके सब क्या एंट्री करोगे, एडवर्टाइजमेंट आपका खर्चा हुआ। देखो कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे करते हो कैश में तो आप एंट्री करते हो दैट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बट इस केस में आपने कैश नहीं पे किया, आपने क्या दिया, गुड्स दिया है, तो आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री समझ आई आपको कि अगर आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए फ्री सैंपल तो उसके साथ कैसे एंट्री रिकॉर्ड करोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखिए ये कोई आप सेल नहीं कर रहे, अगर आप सेल करते तो सेल की एंट्री रिकॉर्ड करते, जो कि आपकी क्या है, अगर आपने कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और क्रेडिट में सेल किया तो कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। बट आपने ये गुड्स एज ए फ्री सैंपल एज ए ड्राइंग एज ए चैरिटी दिया है तो गुड्स की वैल्यू कम हुई तो आपकी सीधी परचेज की वैल्यू कम हो गई, रिड्यूस हो गई। जब परचेज आप करते हो तो परचेज को आप डेबिट करते हो, तो परचेज की वैल्यू कम हुई तो परचेज को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। वैसे भी मैंने आपको समझाया हुआ है किसी भी डेबिट बैलेंस को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप उसे डेबिट करते हो और डिक्रीज करना है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो ऐसे ही परचेज को आपने एज ए फ्री सैंपल ड्राइंग वगैरह कुछ भी दिया तो परचेज की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो डेबिट बैलेंस को डिक्रीज करना मतलब उसको क्रेडिट करना है, तो टू परचेज अकाउंट। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। देखिए थेफ्ट की वजह से लॉस हुआ हो या फायर की वजह से लॉस हुआ हो तो इसका आप किस तरीके से एंट्री डालोगे। चोरी हो गया आपका, गुड्स चोरी हो गया, या फिर आपका फायर आग लग गई उसकी वजह से गुड्स की वैल्यू कम हो गई, जल गया गुड्स, तो देखिए कैसे एंट्री करोगे। लॉस हुआ, लॉस आप क्या करते हो, डेबिट, तो लॉस जिसकी वजह से भी लॉस हुआ, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, या फिर फायर की वजह से हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपके पास, किस चीज की वैल्यू कम हो गई, परचेज की, स्टॉक की, तो टू परचेज अकाउंट। अब देखिए ये दोनों एंट्री समझ आई पहले तो आपको कि गुड्स अगर आपने फ्री सैंपल दिया तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, और गुड्स अगर आपने थेफ्ट या लॉस हो गया तो उसके साथ लॉस बाय थेफ्ट, अगर थेफ्ट हुआ, अगर फायर से हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज की वैल्यू कम हो गई। अब देखिए इस केस में आपको क्या हो सकता है कि आपने इन गुड्स को, इस स्टॉक को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो उस केस में ये लॉस कौन बियर करेगा, सिंपली लॉस आप डेबिट करते हो और लॉस को अल्टीमेटली फाइनली आप अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। लेकिन अगर मैंने कहा कि आपका जो स्टॉक है जो भी आपने उसको क्या इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो इंश्योरेंस के केस में ये लॉस कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी, तब आप क्या एंट्री करोगे। ये एंट्री तो आपको करनी है कि लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसके बाद आप एडिशनली एक और एंट्री डालोगे, क्या करोगे, देखिए इस केस में क्या हो सकता है कि आपने इस
लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट को आपने अपनी गुड्स को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो उसके साथ क्या एंट्री करोगे? ठीक है, ये एंट्री तो आप डालोगे कि लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसके साथ आप और भी कुछ एंट्री डालोगे। क्या डालोगे? जब इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनी से आपके लिए मिलने वाला है तो उसके साथ क्या एंट्री करोगे? इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज, सॉरी टू, जिसकी वजह से लॉस हुआ, लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट, जिसकी वजह से भी हुआ है। क्योंकि देखो लॉस हमने यहां पर डेबिट किया, इस लॉस को हम फाइनली क्या करेंगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ये लॉस जब हमारा होता तो हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, बट इस लॉस को कौन बियर कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। तो ये लॉस हुआ तब तो हमने डेबिट कर दिया, जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर दिया तो उस केस में हमारा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या फिर इंश्योरेंस कंपनी डेटर बन गया टू लॉस बाय फायर अकाउंट। जब इनसे ये इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। समझ आया? देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर हुआ आपको, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो गई, कम हो गई। अगर ये इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। उसके बाद जब इंश्योरेंस आपको मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा, अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम नहीं देती है, कुछ कम देती है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं प्रैक्टिकली कि लॉस बाय फायर आपको कितना हुआ? लॉस बाय फायर रुपीज 10,000 का आपका लॉस हुआ, 10,000 का। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट ए क्लेम ओनली रुपीज 8,000, कि उसने केवल 8,000 का हमारा क्लेम एडमिट किया कि हम बस 8,000 का ये इंश्योरेंस वैल्यू देंगे आपको। तो इस केस में आप किस तरीके से एंट्री करोगे? लॉस बाय, आपको फायर से लॉस हुआ 10,000 का और इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एडमिट किया है 8,000 रुपीज का, तो आप क्या एंट्री करोगे? देखो पहले तो लॉस हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि परचेज की वैल्यू आपकी कम हो गई, कितना? 10,000 का आपका लॉस हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एडमिट किया, तो आप क्या एंट्री करोगे? इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस। मान लो आपको अभी तक पता नहीं है, ये क्लेम का बाद में पता चला, तो आप क्या एंट्री कर दोगे? 10,000 से एंट्री आपने कर दी होगी। ठीक है, कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका इंश्योरेंस क्लेम आपने लॉस कर दिया, दिखा दिया। उसके बाद जब आपको इंश्योरेंस कंपनी से केवल कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 8,000 का, तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट आया आपके पास 8,000 का टू इंश्योरेंस कंपनी $10,000 से आपने इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जितना आपने डेबिट दिखाया इंश्योरेंस क्लेम, आपने कितना दिखाया? इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट कर दिया आपने 10,000 से, इतना दिखा हुआ, बट आपको बैंक से रिसीव हुआ 8,000 का, तो 2,000 का आपको क्या होगा? फाइनली लॉस, और फाइनली लॉस को आप कहां भेज दोगे? पीएनएल अकाउंट में। तो क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000। देखो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आपको 10,000 का लॉस बाय फायर हुआ, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000।
आपने इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस क्लेम के लिए एंट्री डाल दी इंश्योरेंस कंपनी, फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। आपने लॉस बाय फायर को कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, क्लेम के ऊपर। लेकिन क्लेम आपका केवल 8000 का रिसीव हुआ, तो आपने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट 8000 आपको अमाउंट मिला। तो अब ये तो आपको फाइनल हो गया ना कि इसमें से पूरा 2000 का आपका क्लियर लॉस हो गया। तो लॉस को आप कहां भेज देते हो, पी&एल अकाउंट में, पी&एल अकाउंट में डेबिट कर दोगे। तो एंट्री कर दिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, कितना हो गया आपको 10,000 का। क्लियर है? तो अब मेरे हिसाब से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके लिए हमको एक एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये डीके गोयल की बुक से है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 20। आप इसको थोड़ा देख लीजिए, नोट कर लीजिए पहले, इनके पास बुक नहीं है। ए प्रोप्राइटर विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ 10,000। देखिए अब क्या करना है। पहली वाली एंट्री में क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है कि प्रोप्राइटर विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ 10,000। मतलब जो प्रोप्राइटर है, ऑनर है, अपने पर्सनल यूज के लिए कैश भी ले रहा है और गुड्स भी विथड्रॉ कर रहा है। तो इस केस में आप क्या एंट्री करने वाले हो, ड्राइंग किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट पहली वाली टू कैश, क्योंकि उसने कैश भी विथड्रॉ किया हुआ है, कैश अकाउंट। उसने कुछ गुड्स भी लिया है, तो टू परचेज, कैसे लिया 20,000 का और गुड्स लिया 10,000 का। तो टोटल ड्राइंग कितना हुआ 30,000 का। देखिए ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विथड्रॉ किया हुआ 20,000 का और गुड्स लिया हुआ 10,000 का। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया 30,000 का। बीइंग गुड्स एंड कैश विथड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज बाय द ऑनर, अपने पर्सनल यूज के लिए ऑनर ने आप गुड्स भी विथड्रॉ किया हुआ है और कैश भी विथड्रॉ किया हुआ है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन है गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। 50,000 रुपए की गुड्स चैरिटी के रूप में दे दिया आपने, बट उसका सेल प्राइस कितना 60,000। सेकंड वाली एंट्री। तो देखिए आपने चैरिटी का खर्चा एक्सपेंस किया, तो एंट्री क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए इसमें आपको सेल प्राइस और परचेज की वैल्यू दोनों ही दिया हुआ है। तो आपने सेल नहीं किया तो सेल प्राइस को आप कंसीडर नहीं करोगे, जितना के परचेज था 50,000 का, क्योंकि इसका सेल प्राइस है 60,000। तो आप इसे कितने से काउंट करोगे 50,000। बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होगी आपकी, गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। थर्ड वाली गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल दिया आपने, किस पर्पज से दिया हुआ है आपने फ्री सैंपल, फ्री सैंपल आपने एडवर्टाइजिंग के लिए दिया हुआ है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। भाई आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स फ्री सैंपल बांट दिया, कितना 25,000 का, 25,000 रुपए का। इसके बाद है नेक्स्ट एंट्री आपकी फोर्थ, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय एन एम्प्लॉय, कि आपका गुड्स 50,000 रुपए का और 20,000 रुपए कैश चोरी हो गई, एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया। तो लॉस बाय थेफ्ट हुआ, तो उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे, लॉस को आप डेबिट करते हो, खर्चे को डेबिट करते हो, लॉस को डेबिट, तो एंट्री करोगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्या क्या लॉस हुआ था, टू कैश और टू परचेज। कैश कितना गया, परचेज था 50,000 रुपए का और कैश था 20,000 रुपए का। कैश था आपका 20,000 रुपीज का और गुड्स था 50,000 रुपए का। टोटल कितना लॉस हुआ 70,000 का आपका लॉस हो गया। एंट्री समझ आई कि किसी एम्प्लॉय ने कैश भी चोरी किया हुआ है और गुड्स भी चोरी किया हुआ है। तो टोटल लॉस कितना हुआ 70,000 का, कैश का हुआ 20,000 का और परचेज का हुआ
50,000 का। अब देखिए एक और ट्रांजेक्शन दिया हुआ है इसमें, फिफ्थ वाला, फिफ्थ देखिए, गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। तो आपका 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ है बाय फायर और इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 60% अमाउंट का क्लेम एडमिट किया हुआ है। तो पहले तो लॉस की एंट्री करो आप। लॉस हुआ फिफ्थ वाला, लॉस बाय क्या था, फायर, अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज का टू परचेज, 1 लाख रुपीज का आपका क्या हुआ, लॉस हुआ। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, तो इंश्योरेंस के लिए आप एंट्री करते हैं इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, 1 लाख रुपीज से आपने लॉस को ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। समझ आया कि आपका लॉस हुआ 1 लाख रुपीज का परचेज का, स्टॉक का, और आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना है, इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो आपने क्या किया, इस लॉस को ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। बट जब आपको इससे अमाउंट रिसीव हुआ, अगर फुल अमाउंट रिसीव होता तो आप क्या एंट्री करते, कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, 1 लाख रुपीज से आप एंट्री रिकॉर्ड करते थे। बट आपको केवल 60% अमाउंट रिसीव हुआ, दैट मीन आपको 60,000 का अमाउंट रिसीव हुआ, तो उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे, कैश आया आपके पास, कैश से या बैंक से, जिससे भी आया है, कैश अकाउंट डेबिट। अब आपको कंफर्म हो गया, कैश तो आपको मिला 60,000 रुपीज का और आपका 1 लाख का लॉस था, तो इसका मतलब 40,000 का लॉस आपका कंफर्म हो गया। तो उस लॉस को कहां ट्रांसफर कर दोगे, P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 40,000 का, और टू इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम अकाउंट कितने का, 1 लाख का। इंश्योरेंस का क्लेम आपने पूरा 1 लाख का क्रेडिट, देखो डेबिट किया 1 लाख का, क्रेडिट कर दिया 1 लाख का, तो इंश्योरेंस क्लेम आपका खत्म हो गया। इंश्योरेंस क्लेम से आपको केवल 60,000 का अमाउंट मिला, तो 60,000 का आपने अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। बाकी क्या हो गया, लॉस, लॉस आपने ट्रांसफर कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आया होगा। तो बेटा चाहे देखो किसी भी बुक से करो क्वेश्चन आप, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो आज आपका जर्नल का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये जितने भी क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम्पल है, आप किसी भी बुक से करो, किसी भी राइटर की बुक यूज करो, ऑनलाइन कोई भी क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिलते हैं, या फिर आप सीए फाउंडेशन की बुक हो, आपके पास कोई सा भी हो, आपका जर्नल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर 9813282733, आप मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। और अगर किसी भी बच्चे के पास बेटा कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जर्नल का जो टफ हो, जो समझ नहीं आता हो, जिसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हो, तो आप वो क्वेश्चन प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए, उस क्वेश्चन को लेकर कोई वीडियो बना दूंगा। अगर आपके लिए वो क्वेश्चन ऐसा मेरे को लगा कि सभी बच्चों के लिए वो होना चाहिए, और ऐसा हुआ कि उसके लिए पर्टिकुलर कोई क्वेरी या पॉइंट्स है, तो मैं उसके लिए ही उस पर रिप्लाई कर दूंगा। तो ओके, आपको समझ आया होगा सभी। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप से या कॉल से। ओके, थैंक यू।